आप सभी कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8 जो आपका विषय भाषा भारती हिंदी है उसके 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 पाठ 1 से लेके छात्रों पाठ 1 बर्दे से लेके पाठ 10 यानी कि प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं 10 चैप्टर के संपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को छात्रों लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। छात्रों, सबसे पहले आपका पार्ट 1 है बर्दे। यदि आपने अभी तक इसके प्रश्नोत्तर नहीं किए हैं तो देखिए, आपका इसमें जो पहला प्रश्न है इसमें आपको उत्तर लिखना है बी अनुप्रास। पार्ट 1 का दूसरा प्रश्न है अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो इसमें आपको उत्तर लिख देना है अमीय। बीणा वादनी किसे कहते हैं, सरस्वती जी को। और कवि किसे जगमग करने को कह रहा है, तो छात्रों यहाँ पर आपको संसार को उत्तर में लिख देना है। प्रश्न 5 है कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है, तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कर रहा है ना, मतलब कहाँ काट के भारत लिख देना है। फिर है विद्या की देवी किसे कहा गया है, तो विद्या की देवी माँ सरस्वती को कहा गया जाता है, यह आपको उत्तर रहेगा। फिर है नव नभ से कवि का क्या आशय है, उत्तर लिखना है नव नभ से कवि का आशय नए भारतवर्ष का निर्माण करने से है। फिर है आपका 8वां प्रश्न बर्दे कविता में बीणा वादनी किसे कहा गया है, तो छात्रों उत्तर लिखना है बर्दे कविता में बीणा वादनी माता सरस्वती को कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका 9वां निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काठ अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योति मर निर्झर कलश भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। ठीक है, तो इसमें आपको उत्तर लिखना है छात्रों हे माँ। फिर आपको लिखना है यहाँ पर क्या अल्प विराम। हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दो और हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दो। ठीक है, यहाँ पर दो कर लो या फिर कर दें भी लिख सकते हो, कर दें। उनके हृदय में ज्ञान का ज्योति रूप झरना बहा दें, मन के विकारों को दूर कर दें, अज्ञान के अंधकार को मिटा दें, ज्ञान का प्रकाश भर दें, संपूर्ण संसार को जगमगा दें। फिर 10वां प्रश्न में छात्रों आपको नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखने हैं। तो यहाँ पर छात्रों आपको उपमेय में लिखना है नवजात शिशु, उपमान में लिखना है चरण कमल, साधारण धर्म में लिखना है केशमान और वाच्य आपको अंत में लिख देना है वाचक शब्द में सुंदर। ठीक है, 11वां प्रश्न है इसमें छात्रों आपको उत्तर लिखना है नभ गगन आसमान नभ नभ में लाली लाली छाई गगन गगन में तारे स्थिर दिखाई दे रहे हैं, आसमान का रंग नीला हो गया है। फिर आपको 12वें में उत्तर लिखना है जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुओं में रूप गुण आदि के आधार पर क्षमता या तुलना की जाती है। 13वां प्रश्न है आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे, तो छात्रों ये आपका पूरा उत्तर दिया गया है, इसे आप सेम टू सेम उतार लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां बर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ये आपका छात्रों पूरा उत्तर है। कवि चाहते हैं कि भारत की भूमि पर प्रकृति का नया रूप हो। कवि ऐसा इसलिए चाहता है ताकि भारत का नव निर्माण हो, देश को नई दिशा मिले, देश की उन्नति हो तथा संपूर्ण भारत में नव निर्माण व विकास की धारा प्रवाहित हो। अगला अध्याय है, अगला पार्ट है छात्रों आपका आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न क्रमांक 1 है आत्मविश्वास का संबंध किससे है, तो यहाँ पर छात्रों आपको टिक कर लेना है मन से। अगले प्रश्न में छात्रों आपका उत्तर हो जाएगा बाली में, तीसरे प्रश्न में उत्तर रहेगा भेड़िया को और चौथे प्रश्न में उत्तर कर लेना है सफलता प्राप्त करने के लिए। ओके, इसके बाद आपके अतिलघोत्तरी प्रश्न है। अतिलघोत्तरी में 5वां प्रश्न है आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है, तो उसमें आपको उत्तर लिखना है आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा,
दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर और आधा उधर, बस इसी तरह आदमी खंडित हो जाता है। ओके छात्रों, तो वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके मित्र हों उनकी भी हेल्प हो तो आप उन्हें भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, छठवां, खंदक खाइयों समासिक पद में कौन सा समास है? तो उत्तर लिखना है खंदक खाइयों, समासिक पद में द्वंद्व समास है। खंदक खाइयों का समास विग्रह खंदक और खाइयों है। फिर मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है? तो उत्तर लिख देना, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना है और मन में व्याप्त भय, शंका और अधैर्य आत्मविश्वासहीनता के कारण है। फिर राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? उत्तर लिखना है राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े कि बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था। है ना छात्रों, अभी आपका हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो उत्तर लिखना है जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपने आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से और विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। फिर सफलता की वजह की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका छात्रों उत्तर ये आपके सामने है, आप बता लीजिए सेम टू सेम। यह वाक्य का भाव यह है कि यदि हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं, अतः विश्वास ही उन्नति की कुंजी है। फिर आपके 11वां प्रश्न है, ये आप 11वां प्रश्न देख सकते हो। इसका उत्तर छात्रों इस प्रकार से है कि आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र किसी भय को देखकर तुरंत घबरा जाते थे। एक बार तो वह एक भेड़िया को देखकर इतना भयभीत होकर घबरा गए कि जंगल में अपनी पत्नी को सोते हुए अकेले छोड़कर भाग गए। लेखक के मित्र से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। 12वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था आत्मविश्वास पाठ से? तो इसमें आपको उत्तर लिखना है कि सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण उनका आत्मविश्वास था। एक बार वे ICS की परीक्षा में बैठे तो एक अंग्रेज परीक्षक ने तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? तब सुभाष जी ने पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ गिनी जा सकती हैं। फिर आप 13वां प्रश्न देख सकते हैं, इसमें आपको उत्तर लिखना है छात्रों, हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों का ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था, इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों के प्रत्येक कुचाल और चक्र को नष्ट किया। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए, इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। फिर 14वां प्रश्न छात्रों, इसमें आप उत्तर देख सकते हो, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होता, उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख को ही बातें करते हैं, वे कभी भी उन्नति की सुख की बात नहीं सोचते हैं, अपने अंदर की भक्ति शक्ति जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं, वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। ये आपका उत्तर रहेगा। अभी छात्रों आपका पार्ट 3 है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो छात्र इसमें आपके पहले प्रश्न का उत्तर रखना है संगीत को, दूसरे प्रश्न में आपका उत्तर आएगा अव्ययी समास, तीसरे में उत्तर आएगा सुरीली गायिका थी और चौथे में उत्तर आएगा जनसाधारण को प्रभावित करने पर। ठीक है, 5वां प्रश्न छात्र इसमें आपको उत्तर लिखना है, मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। फिर अगले प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है, लता जी की इच्छा शक्ति है उनकी सफलता का मूल मंत्र है। 7वें प्रश्न में आपको उत्तर देख सकते हो, इस प्रकार से है, जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। फिर है, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खान के नाम से क्यों है? तो इसमें आप देख सकते हो क्योंकि वो संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रख्यात थे, इस कारण मध्य प्रदेश संगीत अकादमी उनके नाम पर है। आपको उतार लेना है सेम टू सेम। 9वां उत्तर आप देख सकते हो छात्र, इस प्रकार सबको लिख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं 10वां प्रश्न, इसका उत्तर भी आप देख सकते हो, इस प्रकार से आपको लिख लेना है, लता जी ने हर भाव धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए वे समूची राष्ट्र की गायिका है। फिर देश कब धन्य हो जाता है, इसमें आपको उत्तर लिखना है, जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। फिर समाज प्राणहीन कब हो जाता है, तो इसमें उत्तर लिखना है, जब जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज प्राणहीन हो जाता है। फिर आप 13वां प्रश्न देख सकते हो, संगीत की महिमा को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर रहा पूरा आप देख सकते हो, संगीत की महिमा अनंत है, संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है, संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह उत्पन्न होता है, यही संगीत का सामाजिक
महत्व व प्रभाव है। 14वां प्रश्न छात्रों, इसमें आपका मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। तो इसमें आपको लिख देना लता मंगेशकर का प्रसिद्ध गायिका है, इसके बारे में लिखना लता मंगेशकर के बारे में। तो आपको पॉइंट 1 डालना है, यह पॉइंट 2 यह डाल दीजिएगा कि उनका जन्म कब हुआ था। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। फिर उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा 1947 से प्रारंभ की। लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया। फिर लता जी को देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और लता जी को स्वर कोकिला भी कहा जाता है। अगला पाठ है पाठ 4, जो कि है अपराजिता। इसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर रहेगा डॉक्टर चंद्रा को, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर रहेगा संस्मरण, तीसरे का उत्तर रहेगा श्रीमती टी सुब्रहान्यम का और चौथे प्रश्न आपको उत्तर रखना है चिकित्सक। अगला प्रश्न है 5वां, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों में से किसे प्रेरणा लेने को कहा है। तो इसमें आपको उत्तर रखना है पंक्तियों से IAS की तैयारी करने वाले लखनऊ के एक मेधावी युवक को प्रेरणा लेने को कहा है। फिर है डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो डॉक्टर चंद्रा एक अपराजिता विकलांग महिला थी। फिर रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो आपको लिखना है 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है छात्रों, डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रहान्यम से के किस गुण से आप प्रभावित हैं। तो इसका उत्तर आप देख सकते हो, डॉक्टर चंद्रा की मां बहू सुब्रहान्यम के बीच जन्य गुण से हम प्रभावित हैं। 90 में आपका उत्तर आएगा, ये आप देख सकते हो। 77 आपको लिख लेना है कि डॉक्टर चंद्रा शरीर से विकलांग थी, फिर भी उनमें अति अमानवीय धैर्य और साहस था, इसलिए लेखिका ने लड़की की देवांगना कहा है। ठीक है, लड़की को देवांगना कहा है। फिर 10वें प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हो, इस प्रकार से आपको लिख लेना है ना। फिर आपका 11वां प्रश्न है, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो लेखिका का कथन सही है, क्योंकि चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा की अपांगता को ठीक नहीं किया, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। फिर 12वां क्वेश्चन आपका, डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियां थी। तो आप देख सकते हो, डॉक्टर चंद्रा ने अपंग होने पर भी देर नहीं छोड़ा तथा डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। फिर 13वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप छात्रों देख सकते हो, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर आपका 14वां प्रश्न है, इसका उत्तर भी आपके सामने है। डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अधिक अनेक बातों से भिन्न थी। वे असामान्य रूप से शारीरिक अक्षमता व रोग से पीड़ित थी। उनके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र था, फिर भी वह सदा खुश रहती थीं। उनके चेहरे पर विषाद की कोई रेखा भी नहीं दिखती थी। उनमें अद्भुत साहस भरा था, वह कभी भी किसी से सामान्य सहारा नहीं चाहती थी। उनमें संगीत के प्रति भी रुचि थी। यह आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद छात्रों हम पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, इसके संपूर्ण उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो, इसका जो पहला प्रश्न है इसमें आपको उत्तर लिखना है सी व्यंग। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको उत्तर करना है संग्रहालय। तीसरे में मुक्तानंद जी। और जो चौथा प्रश्न है इसमें छात्रों आपको क्या करना है, निसंकोची। 5वां प्रश्न है, मुक्तानंद जी ने अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर लिखना है, मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं, है ना। मुक्तानंद जी ये करते हैं, कहीं भी फ्री का सामान मिले, कोई भी फ्री की चीज़ मिले उसे छोड़ते नहीं हैं और उसमें साम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं। फिर है ई लोक किसे कहते हैं। तो ई लोक का अर्थ यह लोक या संसार है। अगला प्रश्न, मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक किससे पूरा होता है। तो उसमें उत्तर लिखना है, मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक जान पहचान वाले लोग की जेब से ही पूरा होता है। अगला प्रश्न है, इसमें छात्रों आपको उत्तर लिखना है, मुक्तानंद जी फीस माफ कराने के चक्कर में स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घरों पर धरना देते हैं। 9वां प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है, क्या मजाल की कहीं दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए और वे जाने से रुक जाएं, मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती। यह उनका क्या रहेगा, पाठ 9वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर मुक्तानंद जी के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार है। तो उत्तर लिखना है, मुक्तानंद जी का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञान वर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, किंतु पैसा खर्च करके समाचार पत्र पढ़ना वे पाप समझते थे, है ना। मतलब कुल मिला के वे 2 रुपये किसी भी चीज़ के लिए 1 भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। वह हर चीज़ को क्या करना चाहते थे, फ्री में लेना चाहते थे।
अगला प्रश्न, मुक्तानंद जी मांगकर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे? इसमें उत्तर लिखना, मुक्तानंद जी मांगकर लाई गई पुस्तकों को वापस करने का नाम नहीं लेते, इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं कि मजाल की आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए। अगला प्रश्न, मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं? तो उत्तर लिखना है छात्रों इसमें आपको, मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी सोचते हैं कि मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती। अगला प्रश्न, मुक्तानंद जी डॉक्टरों और वैद्यों को किस प्रकार खुश रखते हैं? तो इसमें उत्तर रखना, श्री मुक्तानंद जी डॉक्टरों और वैद्यों से दोस्ती है। मुक्तानंद जी बड़े उस्ताद हैं। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं और मुक्तानंद जी डॉक्टरों की। किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो उसकी खुशामद पसंद है तो उसकी खुशामद। वैद्य जी कीर्तन के शौकीन हैं तो उनके यहाँ कीर्तन। गरज है कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में दवाई। अगला प्रश्न, पाठ के लेखक को मुक्तानंद जी के साथ थिएटर देखने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। इसमें आपको छात्रों इस प्रकार से उत्तर लिख देना, आपके सामने सेम टू सेम है, उतार लीजिएगा, है ना। किस प्रकार लिखा है, मुक्तानंद जी को सिनेमा देखने का भी शौक है, फ्री पास प्राप्त करने में वह अत्यंत कुशल हैं। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि हुई, कहीं से एक थिएटर के पास ले आए थे। थिएटर रात्रि 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच में कई बार उनसे घर वापस चलने को कहा, लेकिन बराबर यह दोहराते रहे मुफ्त में क्या बुरा है। उनका विचार है कि मुफ्त देखने के लिए मिले तो रात भर की नींद एक थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती है। ओके छात्रों, अभी आपका नेक्स्ट पार्ट है भक्ति के पद। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें उत्तर लिखना है 13,11, दूसरे प्रश्न में उत्तर लिखना है सोरठा, तीसरे में उत्तर लिखना है सूरदास जी और चौथे में उत्तर लिखना है अंडज, है ना। इसके बाद आपको पांचवा प्रश्न है, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो उत्तर लिखना है, अधम का उद्धारक भगवान राम को कहा गया है। फिर प्रभु जी तुम घन बन मोरा, पंक्ति में कन का क्या, घन का अर्थ क्या है? तो उत्तर लिखना है, प्रभु जी तुम घन बन मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। फिर है, गिरिधर नागर किसे कहा गया है? तो उत्तर लिखना है, गिरिधर नागर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। फिर है, अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो उत्तर लिखना है, अम्बुज कमल का पर्यायवाची है। नौवां प्रश्न, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। तो रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। हे प्रभु मैं आपका दास हूँ और तुम मेरे स्वामी हो, अतः मैं दास भाव की भक्ति करता हूँ। फिर है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर छात्रों आपके सामने है, इससे आप सेम टू सेम लिख लीजिए। क्या है, सूरदास जी कृष्ण में अपनी अनन्य भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार समुद्री जहाज का पक्षी समुद्र में चलती जहाज से उड़कर अन्यत्र सहारा ना पाकर फिर उसी जगह पर वापस आता है, उसी प्रकार मेरे मन को भी अन्यत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती। अगला प्रश्न छात्रों 13वां है आपका, इसका उत्तर आप सेम टू सेम यहाँ पर से देख सकते हो, आपको लिख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। अगला इसके बाद आपका छात्रों पार्ट है पार्ट 7 जो कि है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट पार्ट में आपका जो पहला प्रश्न है, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? इसमें आपको उत्तर क्या करना है, नर्मदा नदी बहती है। क्या उत्तर करना है, नर्मदा। इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न, धुआंधार किसका नाम है? जलप्रपात का। नर्मदा किस स्थान से निकली हैं? तो अमरकंटक। और जो लास्ट प्रश्न है आपको उत्तर रखना है प्रपात। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 5वां, पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? देन आप देख सकते हो आपका 6वां प्रश्न है, लेखक ने भेड़ाघाटी चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है? इसमें आपको उत्तर लिखना है, भेड़ाघाटी चट्टानें छोटे तृणों को लिए है, सर्दी गर्मी और बरसात को सह रही हैं, इसलिए इन चट्टानों को तपस्वी कहा गया है। फिर दूध धारा नाम क्यों पड़ा है? जिसमें आपको उत्तर लिखना है, जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम दूध धारा पड़ा। अगला प्रश्न जो है 8वां, गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था? तो उसमें उत्तर लिखना है, गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कर्ण देव की महारानी अहल्याणा देवी ने संवत 1155 से 1156 विक्रमादित्य ने उसे बनवाया। ठीक है। इसके बाद है आपका, हिमालय की बर्फीली चोटियां और नर्मदा में क्या अंतर है? उत्तर देना छात्रों, हिमालय की बर्फीली चोटियां बिछल रही हैं, गल रही हैं। नर्मदा चाहे कितनी मरमर करे किंतु वह मरती नहीं है। फिर है, श्रीधर पाठक की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा को दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? इसमें उत्तर आपके सामने है, इस प्रकार से लिख देना, प्रकृति वहाँ एकांत बैठी, निज रूप संवरती, पल पल पलटती भेष, छलकी छन छन कवि धरती, मानो जादूगरी विश्व बाजीगरी, थैली खेलत में खुल पड़ी सैल के सिर पर फैली। फिर अगला जो प्रश्न है 11वें, इसमें छात्रों आपको उत्तर लिखना है, पहला पॉइंट में डालना है,
नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। दूसरा पॉइंट में लिखना है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की शोभा है। और तीसरा लिखना है चट्टानों के बीच से नर्मदा धारा बहती है। अगला प्रश्न जो है 12वां, इसमें आपको उत्तर लिखना है छात्रों। यह बात ग्रामीण बच्चे ने कही थी, इस वाक्य की मानक भाषा दूध धारा है। फिर 13वां प्रश्न है बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति से आशा को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। तो संगमरमर के ऊपर हरी घास और घासपात को जब लहराते देखा तो जी ने कहा यह कुल कलंक यहाँ भी आ गया। तभी चट्टान मानो बोल उठी, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। वे मेरी विशालता की शोभा है, नगण्य तुम हो जो उनका मूल्य नहीं कूद पाते। ठीक है, मूल नहीं, इसमें आप क्या लग सकते हो, मूल नहीं जान पाते, ठीक है, या फिर कूल पाते। तुम थोड़ी देर के लिए भेड़ाघाट देखने आए हो, उन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। अगला प्रश्न जो आपका, लेखक ने मीरगंज स्टेशन पर मिले अंग्रेजों को तुलना किससे और क्यों की थी। तो 2-3 अंग्रेज अपने खानसामे के साथ भेड़ाघाट ही जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे, किंतु जिस तरह कच्ची सड़क से राह चलने वाले को कभी कभी आकाश का तारा भी अपने साथी मालूम होता है, वैसे ही वे लोग मेरे साथी थे। शरीर से तो हम एक दूसरे से कुछ ही गज की दूरी पर चल रहे थे, किंतु धारणा में हम एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर थे। अंतिम 8वां प्रश्न है आपका, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। पहले प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है वेधशाला। दूसरा जो प्रश्न है छात्रों, यहाँ पर आपको उत्तर आएगा ग्रह नक्षत्रों से। तीसरे प्रश्न में उत्तर आएगा आर्यभट्ट ने। फिर चौथे प्रश्न में उत्तर आएगा किंवदंती। इसके बाद जो 5वां प्रश्न है आपको उत्तर लिखना है, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण करने के लिए राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। फिर है वह उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक हैं। अगले प्रश्न में उत्तर आएगा, पाठ में आए सूर्य ग्रहण को उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण चंद्र ग्रहण का हो सकता है। फिर आप 8वां उत्तर देख सकते हो, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखाई देते हैं। इसको उत्तर आप देख सकते हो, पृथ्वी में अपनी धुरी पर स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए आकाश में स्थित खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते जान पड़ते हैं। फिर आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। उत्तर लिखना है, आर्यभट्टीय ग्रंथ का पता महाराष्ट्र के रहने वाले भाऊ दाजी ने सन 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियों खोजी और इसका विवरण प्रकाशित किया। 10वां, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ। इसका उत्तर आप देख सकते हो, आपके सामने लिखा हुआ है। आर्यभट्ट का सही परिचय सूर्य ग्रहण के समय हुआ। आर्यभट्ट विज्ञान की एक वेधशाला में अपने विद्यार्थियों को अपना व्याख्यान दे रहे थे। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले उस तरुण पंडित का नाम था आर्यभट्ट। 11वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने से आप लिख लीजिए। देन आपका 12वां प्रश्न है, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर भी आपके सामने है, इसे आप सेम टू सेम लिख सकते हो। देन आप छात्र देख सकते हो, आपका 13वां प्रश्न है, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। इसमें आपको उत्तर आप देख सकते हो कि आर्यभट्ट का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। नक्षत्रों ग्रहों के बारे में सही धारणाओं का ज्ञान आर्यभट्ट ने कराया। इन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर सबके सामने रखे थे। वे सबसे पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने शब्दों को कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपने दूरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो आकाश का तारामंडल है। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा है। फिर आपका इसमें 14वां प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसमें आप देख सकते हो, पहली पंक्ति जो कि है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरी पंक्ति जो कि है, कृत्रिम उपग्रह भौगोलिक परिदृश्यों प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। कृत्रिम उपग्रह दूरदर्शन व रेडियो के प्रसारण में मददगार होते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में ग्रहों उपग्रहों एवं सौर परिवार सदस्यों आदि की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। कृत्रिम उपग्रह की गति बहुत तेज होती है। कृत्रिम उपग्रहों के कारण ही विज्ञान आज प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और फिर आप 7वां पॉइंट देख सकते हो कि आर्यभट्ट भारतीय विज्ञान का एक चमकीला सितारा था। फिर आपका पार्ट 9 है, बिरसा मुंडा। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ क्या है। तो सूर्य लिखना है। फिर सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो सत्य धन अग्रह। फिर चेचक फैलाने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था। तो ओझाओं ने। फिर बिरसा मुंडा को मिशनरी विश्वविद्यालय से क्यों निकाल दिया गया था। इसमें उत्तर लिखना है, अंग्रेजी की आलोचना करने के कारण। फिर आपको 5वां प्रश्न, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते थे। तो उत्तर लिखना, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के साथ
के उपयोग के साथ साथ स्वास्थ्य के नियम भी बताया करते थे। फिर तन्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो तन्मय शब्द का संधि विच्छेद तन्मय आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आप 7वां प्रश्न देख सकते हो, इसका उत्तर आपके सामने है कि बिरसा मुंडा को चाईबासा मिशन स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वह उनकी दास्ता का अनुभव हो रहा था। फिर इसके बाद है बिरसा मुंडा का आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। यह आंदोलन मानवता की रक्षा के लिए था। 9वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप देख सकते हो कि बिरसा मुंडा जनजाति लोगों के उपचार करने के साथ साथ उपदेश भी देते थे, इसलिए बिरसा को अवतारी पुरुष माना जाता था। 10वां प्रश्न इसमें उत्तर रखना है कि अंग्रेजों ने सेना बनाकर जनजाति के संघर्ष को बर्बरता से दबाना प्रारंभ कर दिया। लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार होने लगी, सैकड़ों मुंडा पकड़ लिए गए। इस प्रकार संघर्ष को दबाना चाहा। फिर 11वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को अंग्रेजों के अत्याचारों से तथा शोषण से मुक्ति दिलाने और भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। 12वें में उत्तर रखना है मुंडा आंदोलन मुंडा समाज में दबी भावनाओं अब व्यापक सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक रूप में उभरने लगी। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने अपनी आवाज़ बुलंद की। अंतिम प्रश्न 13वां प्रश्न इसमें आपको उत्तर रखना है। बिरसा मुंडा पहले फसल उगाते थे, उनकी अपनी ग्राम व्यवस्था थी, पंचायतें थीं और रहन सहन का अपना परंपरागत ढंग था। लेकिन अंग्रेजों ने उन सबको नष्ट करके जमींदार, जागीरदार, जंगल के ठेकेदार और दलाल उन पर लाद दिए। वनवासी अपनी ही जमीन पर मालिक से नौकर हो गए। व्यवस्था, भूख और दमन के कारण वे अपने आप को असहाय समझने लगे। अंतिम प्रश्न इस पाठ का, बिरसा मुंडा के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसको तो छात्रों आपको सामने हिसाब से सेम टू सेम उतार दीजिएगा, है ना। अभी देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट इसमें इस वीडियो का, जो कि प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई समाज की नियमों की संख्या कितनी है। तो उत्तर रख देना है 29 है। बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था। तो वृक्षों के लिए। वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा। तो पर्यावरण पर। रक्षा का विराम शब्द कौन सा है। तो उत्तर रख देना है भक्षक। फिर है बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है। उत्तर रख देना है बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। 6वें में उत्तर आएगा, हिरणों की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए। 7वां उत्तर आप देख सकते हैं, प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। फिर 8वें प्रश्न का उत्तर आएगा, प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं पाठ से पेड़ों की संरक्षण हेतु प्रेरणा मिलती है। 9वां प्रश्न आपको उत्तर रखना चाहता हूँ, शहीद अमृता देवी के बलिदान से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों और वनों की पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए। वन्य जीवों सुरक्षा और उनकी प्रजातियों का विकास करना चाहिए। फिर शहीद स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं। इसको तो देख सकते हो कि शहीद हुए स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई का भारत सरकार ने मरणोपरांत स्वर्ण चक्र से सम्मानित किया है। शव निहाल चंद बिश्नोई एकमात्र गैर सैनिक थे जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। फिर आप 11वें प्रश्न का उत्तर देख सकते हो, इस प्रकार से रख देना है। आपका 12वें प्रश्न का उत्तर है। देन आपका 13वां प्रश्न है, पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के कारणों का वर्णन कीजिए। इसमें उत्तर रखना है, पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के सैकड़ों लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए आए और पेड़ों से लिपट गए। वे सभी सिर कटवाने को तैयार थे, परंतु पेड़ नहीं कटने चाहिए। वे पेड़ों को काटने जाने से रोकने के लिए अपना बलिदान देने को तैयार थे। उन्होंने कहा था कि चाहे हमारे सिर कट जाने पर वृक्षों को कटने से रोका जाए। इस समाज ने पेड़ों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक प्रयास किए। अंतिम प्रश्न इस पाठ का, भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन और वन विभाग पर्यावरण के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो भारत शासन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देता है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी वैष्णवी पुरस्कार और 1 लाख रुपये नगद प्रदान करता है। इस प्रकार छात्रों आपके संपूर्ण उत्तर रहेंगे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द वीडियो।